तो इस पॉडकास्ट में हम बात ही कर रहे हैं, जैसे मिडिल क्लास माइंडसेट की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई की माइंडसेट की बात कर रहे हैं। कैसा सोचते हैं सर, ये किस तरह की बात करते हैं आपसे, और जब आप इनसे 1-to-1 बात करते हैं तो किस तरह का कॉन्वर्सेशन होता है? रिटेलर्स और मिडिल क्लास ना दे चेज स्ट्रैटेजीज, स्टॉक्स कोई बता दे, कोई स्ट्रैटेजी बता दे, बट अगर मैं एचएनआई या अल्ट्रा एचएनआई की बात करूँ ना, दे डेवलप स्ट्रैटेजीज। और मिडिल क्लास तो वो सोचता है, जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी ना, पैसा ही पैसा होगा, वो एक वो सीन सबको वायरल होता है। वो लोग ना बहुत क्विक मनी, जैसे अगले घंटे में क्या स्टॉक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अगले महीने क्या होगा, अगले क्वार्टर में क्या होगा। मगर एचएनआई की बात करें ना, वो लोग ये देखेंगे कि अगले 5 साल में 10 साल में मेरी वेल्थ कितनी होगी। अच्छा, वेल्थ क्रिएशन में पेशेंस कितना जरूरी है? कितने साल का पेशेंस होना चाहिए? पेशेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। उसका रीजन है, जिसमें पेशेंस नहीं है वो शायद रिटेलर है, जो पेशेंस समझ गया है वो एचएनआई है, और जो पेशेंस समझता है वो अल्ट्रा एचएनआई है। अल्ट्रा एचएनआई के लिए शायद 2 ही रूल काम करते हैं। पहला रूल है कि वो पैसा कभी नहीं खोते, और दूसरा रूल ये है कि वो पहला रूल याद रखते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। विजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। द फाउंडर्स टीम के अंदर। सर थैंक यू। सर बात करते हैं एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई। जी। पहले तो एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई में फ़र्क जानते हैं, फिर जानेंगे आप क्या करते हैं। ओके, पहले मैं ये बताता हूँ एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई होते क्या हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम रिटेलर्स। एचएनआई इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो है जिनके पास 5 करोड़ रुपए का इक्विटी पोर्टफोलियो है, और अल्ट्रा एचएनआई वो है जिनके पास 25 करोड़ रुपए का इक्विटी पोर्टफोलियो है। और अगर मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी यहीं पे बता दूं, तो जिनके पास 10 करोड़ रुपए का करीब पोर्टफोलियो है वो एचएनआईज हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, और जिनके पास 250 करोड़ का पोर्टफोलियो है वो लोग अल्ट्रा एचएनआईज होते हैं। 250 करोड़? हाँ। कितने लोग होंगे इंडिया में सर 250 करोड़ वाले? आ, बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है देखो, बट एग्जैक्टली इट इज लेस देन आई थिंक 3 लाख लोगों के आसपास है जिनके पास 250 करोड़ से ऊपर का वर्थ है, पोर्टफोलियो है। वाह। अब विजय सर, आप क्या करते हैं एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई के साथ? मैं अभिषेक उनको पढ़ाता हूँ। मैं मेरा जो मेन एरिया है वो हैगा एचएनआईज को पढ़ाना। अगर उन लोगों को अब यहाँ से आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, नेक्स्ट लेवल्स पे जाना है, तो मेरा वहाँ पे रोल आता है कि मैं उन लोगों को पढ़ाऊँ वो स्ट्रैटेजीज, प्रोसेसेस, जिससे कि वो लोग अल्ट्रा एचएनआई का जो स्टेटस है इंडियन नंबर में, उसको वो अचीव कर पाए। तो जिनके पास 5 करोड़ रुपए है, जो एचएनआई है, और उनको अल्ट्रा एचएनआई में जाना है, तो कैसे, मतलब कैसे जर्नी जिएंगे आप, कैसे हेल्प करेंगे उनको? देखिए, सबसे पहले ना हम लोग उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में एक ट्रेनिंग देते हैं, और ये ट्रेनिंग ना कोई ऐसा नहीं है 8-10 घंटे की है, ये 5-6 महीने की ट्रेनिंग है। पूरा माइंडसेट शिफ्ट होता है, और उसके बाद उनके जो भी टारगेट्स होते हैं, लाइक कुछ लोगों का 25 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, या इससे भी आगे जाना है, तो क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ है, फिर डिपेंड करते हैं उनके अपने क्या लाइकिंग है, क्या उनके अपने पर्सनल टारगेट्स हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ट्रेनिंग का फ्लो क्या रहेगा और कंटेंट क्या रहेगा। अच्छा, अल्ट्रा एचएनआई बनने के लिए मतलब माइंडसेट, स्ट्रेटेजी, ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर पैसा ऐसे ही आ जाता है क्योंकि पापा ने कमाया, उनके पापा ने कमाया और उनके पास पैसा आ गया, ऑटो देखिए, ऑटो ये फ्लो में चीज़ें तो चलता है? उनको एक तो होता है कि थोड़ा-सा ना बाय बर्थ होता है फैमिली के अंदर, अगर वो एचएनआई है। तो अब मेरे को क्या लगता है कि यहाँ पे ना देखिए, मनी तो ज़रूरी है ही है, मगर साथ के साथ ना प्रोसेसेस और स्ट्रैटेजीज़ और माइंडसेट, ये तीनों की ज़रूरत है। अब मान के चलिए मेरे पास केवल माइंडसेट है और मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं है, तो कुछ भी अचीव नहीं होगा। आपने भी देखा होगा कुछ लोग किसी से इन्फ्लुएंस होके बड़ा माइंडसेट क्रिएट कर लेते हैं, और बड़ा माइंडसेट क्रिएट करने के बाद कंपनी भी स्टार्ट कर देते हैं। बट एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, हाउ टू अचीव दैट लेवल, जिसको सपोज करिए मैं आपको दिख के अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर दूं, और अगले दिन क्योंकि मैं आपसे इन्फ्लुएंस हो चुका हूँ, मगर उसके बाद मुझे अगला स्टेप तो पता ही नहीं ना करना क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, कैसे मार्केटिंग होगी, इसी तरीके से एचएनआईज के केस में भी वहां पर ना माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, विच इज नथिंग बट एन इग्निशन। मगर उसके बाद दोस्त अल्ट्रा एचएनआई पहुंचने तक देर आर प्रोसेसेस और स्टेप्स, वो हम लोग उन लोगों को बताते हैं। अगर अल्ट्रा एचएनआई बनना एक्चुअली, देखो 3 लाख लोग ही है 140 करोड़ में, तो बहुत टफ है। तो मैं कल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिला सर। जी। उन्होंने बताया कि उनके पास एक बिजनेसमैन आया है, वो 500, 700, 800 करोड़ का बिजनेस करते हैं। उनके पास एक और उनसे बड़े बिजनेसमैन थे, वो आए। सो उन्होंने बोला, यार सर, मैंने आज तक मेरी लाइफ में 100 करोड़ का टैक्स दिया होगा, 100 करोड़ का टैक्स दिया होगा मैंने गवर्नमेंट को। आज सिचुएशन ऐसी है कि मेरी सेल्स नहीं हो रही, चीज़ें नहीं हो रही, प्रोडक्ट, क्योंकि मैं भी थोड़ा एज में आ गया हूँ और चीज़ें वैसे नहीं हो रही जैसा मैं चाहता था। और आज मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं। मैंने गवर्नमेंट को 100 करोड़ का टैक्स दिया, तो मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं रखेगा, मेरा कुछ भी तरह कुछ भी नहीं है।
तो इतना टफ है एक अल्ट्रा एचएनआई बनना, पर आपने काम तो बहुत सारा किया। अब गवर्नमेंट का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट और लोगों का सपोर्ट और बहुत सारे प्रोसेसेस अगर नहीं होंगे तो फिर आपकी स्थिति भी वैसी होगी जैसे उन 100 करोड़ टैक्स पेयर की थी। अभिषेक, मेरा व्यू थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंट है। अल्ट्रा एचएनआई के स्टेटस पे जब कोई पहुंच जाता है ना, वो इस टाइप की थोड़ी प्लानिंग करके रखता है, अर्ली स्टेज में ही कर लेते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि जो लोग ना अल्ट्रा एचएनआई बन चुके हैं, वो लोग ना इस टाइप की, मतलब फ्यूचर में इमरजेंसी कोई आ जाए तो वो कुछ ना कुछ इसकी प्लानिंग करके रखते हैं। रेमंड के फाउंडर्स की बात कर लेते हैं, उनकी स्टोरी तो बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रही है सर। उन्होंने क्या प्लानिंग नहीं करी होगी? देखिए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अदरवाइज अगर मैं नॉर्मल एक कॉमन वो बताऊंगा, तो वहां पर तो वो लोग इसकी प्लानिंग करके रखते ही है। और अदरवाइज अब तो खैर ट्रेनिंग लेने का भी एक कल्चर है, तो ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीजें बताई जाती है कि चीजें ना, सपोज करिए आज हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बहुत अच्छा चला, मगर मे बी आफ्टर 10 years देयर इज नो डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट, तो फिर वो उसके लिए रेडी रहते हैं, या अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है, चेंजेस कैसे करने हैं। पहले पुराने जमाने में थोड़ा सा लोग अपग्रेड करना, चेंजेस करने में बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि पुराने स्टाइल सिस्टम से चल रहे हैं। मगर आज की डेट में इट्स ए पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, और इतनी लोगों में समझ भी आ गई है कि चीज़ें बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही हैं, तो इसलिए वो अपने आप को चेंज भी करते हैं। नोकिया इज़ वन ऑफ द एग्जांपल जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, तो वो चीज़ें लर्निंग के पार्ट है अब तो। मतलब अल्ट्रा एचएनआई जो और एचएनआई आपने तो बात करते हैं सबसे, तो ये जितने ये हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं? सर बिल्कुल हिंदी में बात करते हैं, और बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। बल्कि मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो चलिए ठीक है, मिक्स रहता है, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है, मगर जब आप T2 सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों पे बहुत अच्छा पैसा है, बहुत डीप पॉकेट्स हैं। हिंदी में बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाह! तो इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया जा सकता है हिंदी को। बिल्कुल बनाया जा सकता है, और शायद यूएस इसीलिए आज नंबर 1 पे है। उन्होंने 2 चीज़ों पे बहुत अर्ली स्टेज पे ही ध्यान दे दिया था, एक तो करेंसी और एक लैंग्वेज। करेंसी और लैंग्वेज पे आज देखिए, मैं दुबई से ट्रेड करूँ या मैं सिंगापुर से ट्रेड करूँ, तो मैं डॉलर में कर रहा हूँ, और मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ उससे। तो क्यों? तो इसके लिए अगर थोड़ा बहुत भी इनिशिएटिव लिया जाए, तो आई थिंक आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इस पॉडकास्ट में हम बात ही कर रहे हैं, जैसे मिडिल क्लास माइंडसेट की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई की माइंडसेट की बात कर रहे हैं। कैसा सोचते हैं सर ये? किस तरह की बात करते हैं आपसे? और जब आप इनसे वन टू वन बात करते हैं, तो किस तरह का कॉन्वर्सेशन होता है? देखिए, अभी आपने ना जैसे एक वर्ड बोला, मिडिल क्लास या रिटेलर्स भी बोला जाता है इनको। रिटेलर्स और मिडिल क्लास ना, दे चेज़ स्ट्रैटेजीज़। स्टॉक्स कोई बता दे, कोई स्ट्रैटेजी बता दे, बट अगर मैं एचएनआईज़ या अल्ट्रा एचएनआईज़ की बात करूँ ना, दे डेवलप स्ट्रैटेजीज़। वो लोग खुद बनाते हैं स्ट्रैटेजीज़, और इसीलिए वो लोग ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कभी इमरजेंसी में फँसते भी नहीं हैं। अगर फँसते भी हैं तो दे आर वेल प्रिपेयर्ड। तो वो लोग स्ट्रैटेजीज़ पे बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। जैसे अभी आपने कहा किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको ना ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड, मतलब उन्होंने, जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ। मतलब वो लोग ना इंश्योरेंस भी करते हैं अपने पोर्टफोलियो का। जनरली लोगों को पता भी नहीं है। पोर्टफोलियो का भी इंश्योरेंस होता है हाँ, कि मान लो 50-100 करोड़ का अपन ने पैसा लगाया और वो डूबने वाला हो? तो इंश्योरेंस बचा लेगा आपको। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता था ये बात? नहीं। तो वहाँ पर इस लेवल की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि कैसे आपको अपने आप को अमर, क्योंकि देखिए किसी ने तो बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर उस पे आज 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपया है, तो कहीं न कहीं फैमिली में किसी ने, ग्रैंडफ़ादर ने, फ़ादर ने, या उन्होंने खुद ने बहुत इस लेवल तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करी है। तो वो यहाँ से ना पलट नहीं सकते। तो इसीलिए वो लोग इंश्योरेंस करके रखते हैं। वाह! और मिडिल क्लास तो वो सोचता है, जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी ना, पैसा ही पैसा होगा, वो एक वो सीन सबको वायरल होता है। वो लोग ना बहुत क्विक मनी, जैसे अगले घंटे में क्या स्टॉक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अगले महीने क्या होगा, अगले क्वार्टर में क्या होगा। मगर एचएनआईज़ की बात करें ना, वो लोग ये देखेंगे कि अगले 5 साल में, 10 साल में मेरी वेल्थ कितनी होगी। तो वो लोग इस टाइप से सोचते हैं, और दे आर रेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। मतलब कैसी भी सिचुएशन है हैंडल करेंगे, जैसे डिमोनेटाइजेशन की सिचुएशन है हैंडल कर ली। देखिए, अगर आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट मान लीजिए इक्विटी मार्केट में है, बिटकॉइन्स में है, म्यूचुअल फंड्स में है, गोल्ड में है, तो दे हैव इंश्योरेंस। कहाँ जाएगा? अगर बहुत ज़्यादा करेक्शन आती है, तो इंश्योरेंस आपको बचा लेगा। वाह! ये तो आज के व्यूअर्स को नई इन्फॉर्मेशन मिल गई, आज तो मुझे भी नहीं पता थी। करेक्ट। अच्छा, वेल्थ क्रिएशन में पेशेंस कितना ज़रूरी है? कितने साल का पेशेंस होना चाहिए? मुझे लगता है कि पेशेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। उसका रीज़न है, जिस जिसमें पेशेंस नहीं है, वो शायद रिटेलर है। जो पेशेंस समझ गया है, वो एचएनआई है, और जो पेशेंस समझता है, वो अल्ट्रा एचएनआई है। जो पेशेंस समझता है। हाँ, वही अल्ट्रा एचएनआई है। क्योंकि देखो, एक पेड़ को भी बड़ा होने में, बैंनियन ट्री, बरगद का पेड़ होता है ना,
उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, मगर जब एक बार वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, उसके बाद कोई नहीं हिला सकता उसको, क्योंकि उसकी जो शाखाएं होती है वो भी जमीन में चली जाती है, आपने देखा होगा। तो वो तो उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है, बट ये तो विद टाइम ही होगा ना। मतलब क्योंकि ये जो पॉडकास्ट द फाउंडर्स ड्रीम सब फॉलो करते हैं, मतलब एस्पायरिंग फाउंडर फॉलो करते हैं, मिड लेवल फॉलो करते हैं और मिलियनियर्स भी फॉलो करते हैं। तो एचएनआई फाउंडर्स तो देख ही रहे होंगे इस पॉडकास्ट को। तो एचएनआई की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है जो उनकी ग्रोथ में बाधा बनती है सर? अ, मुझे ये लगता है कि जैसे वो लोग मान के चलिए काफ़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब इसके बाद ना आपको अल्ट्रा एचएनआई अगर बनना है, तो आपको डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट स्ट्रैटेजी, डिफरेंट प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वो सेम माइंडसेट नहीं चलता, जो आपको एक बिगिनिंग लेवल से यहाँ तक लेकर आया है, अब वो आगे काम नहीं आएगा। आपको नई स्ट्रैटेजीज़, नए प्रोसेसेस और नया माइंडसेट चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो क्या उनको अपने से बेटर जेनजी लोगों को अपनी टीम में रखना चाहिए, या फिर अपने से एक्सपीरियंस बड़े, मतलब जो मिलेनियल जो थोड़े बूढ़े टाइप हो गए हैं उनको अपनी टीम में रखना चाहिए? मैं ज़ेनज़ी से तो अच्छा, मतलब आई एम सॉरी टू से, एल्गो रख लो। एल्गो मतलब आप ऑटोमेट कर दो अपने प्रोसेसेस को। तो मैं यही एडवाइस। तो ह्यूमन चलाता है एक बिजनेस को कि प्रोसेस चलाते हैं? प्रोसेस कोई एग्जांपल के साथ डिफाइन करना चाहो इसको? मतलब मैं तो जैसे हम तो वी आर इनटू इन्वेस्टमेंट, वही ट्रेनिंग देते हैं, तो मैं उसी को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं यही कहूँगा कि आज की डेट में ना जितने भी अल्ट्रा एचएनआईज़ हैं, वो लोग एल्गो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है पूरी तरीके से। वेदर दे आर इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन और नॉट, दे ट्रैवलिंग और जो भी कर रहे हैं, मगर एल्गो उनके जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज़ है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ह्यूमन। करेक्ट। अच्छा, आपको क्या लगता है जितने भी फाउंडर्स है, जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल फाउंडर्स है, वो बिजनेस की वेल्थ को अपनी पर्सनल वेल्थ समझने लग जाता है, कितना सही और कितना गलत? ये गलत है, मतलब आपका बिज़नेस का वेल्थ आपका वेल्थ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्टेक होल्डर्स भी हैं ना, एम्प्लॉइज़ भी हैं, तो वो आपकी नहीं है। वो आपका जो खुद का है, जो आपकी पर्सनल एसेट है, वो आपका है। वो आप अगर गलती करोगे, तो फिर आपने देखा होगा कई जगह फेलियर्स भी बहुत अच्छा, हुए। आप तो बहुत आप भी लोगों से मिलते हैं, एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, सबसे बड़ी लर्निंग क्या है सर जो अपने आज व्यूअर्स को दे सके अपन, पैसे कमाने के मामले में? देखिए, मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले ना मेरी लर्निंग या मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि उन लोगों को पहले पूरा प्रोसेस समझना चाहिए, लर्न करना चाहिए और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पूरी तरीके से। फिर उनको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। कई लोग होते हैं कि बस इन्फ्लुएंस होके अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, भाई चलो मैंने एक बड़ा कॉर्पस बना लिया या कैश जनरेट कर लिया अपने बिज़नेस से, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। बट मुझे लगता है कि उसको भी लर्निंग करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो शायद आप एक अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएँ। वेल्थ क्रिएशन में सबसे सबसे शानदार चीज़ क्या आनी चाहिए किसी को भी वेल्थ क्रिएशन में? आई थिंक सारी मतलब स्ट्रैटेजीज़ आप सबसे पहले तो टारगेट और टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज़, तो स्ट्रैटेजीज़ आपके पास होनी ही चाहिए। कोई एक स्ट्रैटेजी बताओ आप। मैंने जैसे अभी डिस्कस करा इंश्योरेंस ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियो। तो आप जो भी है, अगर आपने बड़ा कॉर्पस बना लिया है, तो आपको इससे पीछे हटना नहीं चाहिए। इसको आपको रखना ही है। हमेशा आपके पास इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अगर आप एचएनआई हैं, तो आपके पास इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस होना चाहिए और अल्ट्रा एचएनआई है, तो फिर आप डाइवर्सिफ़ाई भी करेंगे। जैसे अपने आप को आप म्यूचुअल फंड में लेके जाएँगे, गोल्ड में लेके जाएँगे या बिटकॉइन्स है, प्रॉपर्टीज़ है, तो वहाँ पर हर इंस्ट्रूमेंट का इंश्योरेंस होना ही चाहिए। सबसे ज़्यादा एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई कहाँ पर है, मेट्रो सिटीज़ में है कि? नहीं, ये मिथ है, ये मिथ है। ये मिथ है? हाँ जी, बिल्कुल। टियर 2 सिटीज़ में भी बहुत है और वो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा डीप पॉकेट है उनके पास, ज़्यादा डीप पॉकेट है। मारवाड़ी सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं? कौन है सबसे ज़्यादा अमीर? कौन सी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा अमीर है? सर मैं पंजाब में जाता तो मुझे पंजाबी ज़्यादा लगता है बहुत रिच है और राजस्थान में तो या गुजरात में जाता हूँ तो मारवाड़ी। तो ये तो ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। तो जिस स्टेट में हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर उनके जो रिच क्लास है, वो मतलब ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। ऐसा कहना कि इंडिया में कौन रिच है, ये तो गलत होगा। राइट मिक्स है अपनी-अपनी जगह पे सब। मुकेश अंबानी जी के अलावा आप किसको रिच मानते हो? जो ती समझदारी से चल रहा है। 3 लोगों को छोड़ दिया, 2-3 लोगों को छोड़, अडानी जी को छोड़ देते हैं, अंबानी जी को छोड़ देते हैं। हुँ। इनके अलावा आप किसको एकदम अल्ट्रा एचएनआई मानते हो अभी के तारीख में? दोस्त मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ना एक ना सोच समझ के डिसीजंस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है उनके लाइफ में, मैं उसको एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई और एक रिच बंदा मानता हूँ। अच्छा, फाउंडर्स को अपनी पर्सनल वेल्थ और जो बिज़नेस की जो कमाई है, उसकी बात कर रहे थे, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे बैलेंस करना चाहिए? अच्छा देखिए, आप बहुत टाइम से फाउंडर्स के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं। आपको लगता है उनके पास टाइम है?
बिल्कुल भी नहीं है ना। तो यहाँ पर उनके लिए स्ट्रैटेजी ये है, बेटर है जो भी आप प्रॉफिट बना रहे हैं, उसको पहले आप अपने फैमिली मेंबर को किसी को तैयार करो, ट्रेनिंग दिलवाओ उनको। जैसे वाइफ है, बेटा है, बेटी है, पहले वो ट्रेनिंग लें, उस इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करना है। फिर जो आप अपने महीने का जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं अपने प्रॉफिट का, उसका एक कोई भी एक पोर्शन, से 10th पोर्शन और 20th पोर्शन, उनको आप मंथली बेसिस पे दीजिए। लर्निंग करने के बाद अब वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कहने का मतलब एक छोटा-सा फैमिली ऑफिस खुल गया। जैसे आपने डाबर, होंडा, इनके तो अपने फैमिली ऑफिसेज़ हैं। उनके पास तो एक्सक्लूसिव टीम्स हैं, जो वो उस पैसे को मैनेज करते हैं। मगर अर्ली स्टेज में मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि उन लोगों को एक अपना ऑफिस बनाना चाहिए, जिसका उनका ही फैमिली मेंबर उसको लीड करे। तो एक तो वहाँ पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है। उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि फैमिली का कॉर्पस है वो। तो उनको ट्रेनिंग दिलाइए, वो इसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी लर्निंग्स हैं, और उसको फिर कॉर्पस को यहाँ से बड़ा करेंगे। इसका एडवांटेज सबसे ये बड़ा ये होता है कि आपका ध्यान पूरी तरह अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने में है, और उनका ध्यान पूरी तरीके से इसको और ज़्यादा ग्रो करने में है। तो इधर से अर्निंग आ रही है, उधर से वो इसको मतलब सारी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करके इसको ग्रो कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताओ कि किसी भी अल्ट्रा एचएनआई को इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, और राइट रूल या सजेशन ये है कि उन लोगों को ना अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए। अब देखिए, केवल रियल एस्टेट में ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज मुझे जो लगता है, एक तो आजकल रियल एस्टेट अल्ट्रा एक्सपेंसिव है। दूसरा, इसके बाद ना अगर आप फिजिकली सारा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में ही करेंगे, तो अभी तो ठीक है, मार्केट ठीक चल रहा है, मगर अगर कभी भी मेजर करेक्शन आता है, करेक्शन तो आएगा, तो वहाँ पर आप स्ट्रक हो सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट रियल एस्टेट में है, तो मेजर पोर्शन तो डिप्लॉय कर सकते हैं, मगर आप उसका एक पार्ट रियल एस्टेट की इक्विटी फर्म्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इधर आप उसका इंश्योरेंस भी बाय कर सकते हैं। तो मगर रियल एस्टेट में अगर आप केवल इन्वेस्ट करेंगे, तो दोस्त उसका इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा। तो वो थोड़े से चैलेंजेस हैं। अच्छा, एक एचएनआई का पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए सर? मुझे लगता है कि एचएनआई के पोर्टफोलियो का एक ना राइट मिक्स होना चाहिए। राइट मिक्स से मतलब है, जैसे इक्विटी होना चाहिए, डेरिवेटिव्स भी होना चाहिए, और उसके अंदर उसका इंश्योरेंस भी होना चाहिए, और दिस शुड बी वेल डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफिकेशन में ना आजकल केवल इक्विटी नहीं है, उसका इंश्योरेंस भी है। मैं एक नई डेफिनेशन आज आपको दे रहा हूँ डाइवर्सिफिकेशन की, कि बॉस, एक तो नॉलेज बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन करो, और उसके साथ उसका इंश्योरेंस भी लो। So when you buy any equity which is knowledge based, तो probability of success तो बढ़ गया, but due to some other conditions अगर मार्केट में मेजर करेक्शन आता है, तो इंश्योरेंस आपको बचा लेगा। तो मुझे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें इक्विटी नॉलेज बेस्ड हो, और उसके बाद इंश्योरेंस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट अल्ट्रा एचएनआई के लिए शायद दो ही रूल काम करते हैं। जी, पहला रूल है कि वो पैसा कभी नहीं खोते हैं, और दूसरा रूल ये है कि वो पहला रूल याद रखते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। उसका मैं थोड़ा सा और डिटेल में डीप डाइव करते हैं यहाँ पे। दोस्त, उन लोगों को एक बात बहुत क्लियर है कि मार्केट में ना, मतलब जितने भी टाइप के कंडीशंस हैं, बुलिश मार्केट है, बेरिश मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, या सुपर एग्रेसिव बुल या सुपर एग्रेसिव बेरिश, दे आर वेल प्रिपेयर्ड। सारी कंडीशंस के लिए दे आर रेडी। बट फिर भी हम देखते हैं ना, बहुत सारा अल्ट्रा एचएनआई की वेल्थ एकदम से डाउन होने लगती है। तो क्या मेजर रीजन होता है कि इनकी वेल्थ एकदम से डाउन होने लग गई? उन्होंने क्या चीज़ का ध्यान नहीं रखा? नहीं, डाउन तो होती है, मगर अगर इंश्योरेंस है तो फिर आपको टेंशन नहीं है ना। तो सर, हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे बड़े अल्ट्रा एचएनआई भी हैं, वो भी अपनी वेल्थ को खो देते हैं एक टाइम पीरियड के बाद में। ऐसा क्यों होता है? क्या वो बड़ी मिस्टेक करते हैं? अभिषेक, मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि एक वो लोग उसको ना ठीक से प्लान नहीं करते। लेगेसी को कैसे फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, और वो भी लीगली कैसे करना है, उस चीज़ की अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगी ना, तो जैसे अभी आपने रेमंड वाला केस बताया था, फिर इस टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आपको। तो लीगली अगर आपने सारे प्रोसेसेस को और रिस्क को ध्यान में रख के, अगर आपने अपनी जो लेगेसी है, आपने नेक्स्ट जनरेशन को शेयर करी है, तो आप फिर कोई रिस्क पे नहीं हो। एक तो थी फर्स्ट जनरेशन, जैसे मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, वेल्थ बना रहा हूँ, पैसे बना रहा हूँ, और एक पिताजी से मिली हुई है। करेक्ट। तो दोनों लोगों को अपनी वेल्थ मैनेज कैसे करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल अलग-अलग होता है इन दोनों के प्रोसेसेस, और इसमें एक और कैटेगरी भी होती है, वो भी मैं बता देता हूँ। कुछ लोगों को ना इंस्टेंट मनी मिल जाती है, लेगेसी में मिल गया, ज़मीन बिक गई, एलिमनी में बहुत ज़्यादा एलिमनी मिल जाता है, और कई बार कौन बनेगा करोड़पति से भी इमीडिएट पैसे आ जाते हैं।
तो ये 3 कैटेगरी हैं। तो मेरे हिसाब से जो फाउंडर्स हैं, जो अभी अपना बना रहे हैं, अपनी वेल्थ को बना रहे हैं, अर्ली स्टेज में हैं, उनको अपने प्रॉफिट का एक पोर्शन हर महीने इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी बताएंगे? मेरे को ऐसा लगता है कि नॉलेज, जिस चीज़ की उनको नॉलेज है, जिस सेक्टर की उनको नॉलेज है, उससे स्टार्ट करना चाहिए। जिसकी नॉलेज नहीं है, फिर वो रिस्क बढ़ेगा फिर वहाँ पे। तो जिसकी नॉलेज है, अगर आप वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, तो यू इंक्रीज़ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो मतलब जो भी अब जिसके बाद पैसा बना लिया, तो उसको अपनी फील्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर फील्ड से बाहर निकल के भी? अर्ली स्टेज में अपनी नॉलेज बेस पे, अपनी फील्ड में, अर्ली स्टेज में। जैसे ही आप एक नेक्स्ट लेवल को अचीव करते हैं, अल्ट्रा एचएनआई लेवल पे आते हैं, फिर आप डाइवर्सिफिकेशन पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे चूज़ करना चाहिए कि कौन से सेक्टर में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए अल्ट्रा एचएनआईज़ को? वो तो देखिए इमर्जिंग सेक्टर होना चाहिए, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। आप एचएनआई को कौन-सा सजेस्ट करना चाहते हो कि ये मार्केट अभी बहुत बूम कर रहा है और आने प 10-15 सालों में शायद ये मार्केट बूम कर सकता है? देखिए मैं यही रिकमेंड करूँगा, जिस चीज़ की डिमांड आपको लगती है कि आने वाले टाइम में ये डिमांड हर घर में होगी, हर बंदे के पास इसकी डिमांड होगी। एक बेसिक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ज़ोमैटो। भई आज की डेट में ऑलमोस्ट हर बंदा इससे खाना मँगा रहा है, स्नैक्स मँगवाता है। फ्यूचर में मेरे को ऐसा लगता है कि हर बंदा इसी से ही, मतलब काफ़ी लोग इसी से ही इस पे डिपेंडेंट हो जाएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में, अभी ये T1 सिटीज़ में है, जब ये T2 सिटीज़ तक जाएगा और आगे इसको एक्सपेंशन मिलेगा, तो मुझे लगता है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और लोग इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं अब हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी हम लोगों को कि किसकी डिमांड आने वाले टाइम में आएगी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्या चीज़ स्केल हो सकती है। मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क वहीं होता है, जहाँ पे आपको कुछ पता नहीं होता है। करेक्ट। और अपनी इंटेलिजेंस को पहले यूज़ करो आप। नो डाउट रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, बड़े अच्छे एनालिस्ट रिपोर्ट शेयर करते हैं, दैट्स ओके, बट एक पर्सनल इंटेलिजेंस है ना, उसका भी आप यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि यू विल इंक्रीज़ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मतलब कोई 30 साल का बंदा है और एचएनआई है, जी। उसके पास वेल्थ है, हुँ। तो उसको क्या-क्या कदम उठाने चाहिए आगे बढ़ने के लिए? 30 ईयर में वेल्थ आना बड़ी बात है वैसे तो। हाँ जी, नहीं काफ़ी लोगों पे है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक तो फैमिली का भी लेगेसी होता है। मैंने कई जगह देखा है, वो लोग खुद ही अपने बच्चों को ही सिखाते हैं और वो बच्चे उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो मैं उन लोगों को सबसे पहले यही रिकमेंड करूँगा कि आपको ना इसको स्टेप बाय स्टेप लर्न करके सारी चीज़ों की स्ट्रैटेजीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और फिर आपको अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके इसको ग्रो करना चाहिए और उसको ना ग्राउंड लेवल पे हर चीज़ को आपको क्रॉस चेक करना है। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन मीडिया, राइट? तो जो भी ग्राउंड लेवल पे आपको, मतलब कोई कंपनी आपको अपने कमिटमेंट्स देती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसको आपको ग्राउंड लेवल पे क्रॉस चेक करना ही चाहिए। आप बहुत एचएनआई को सिखाते हैं, तो सर 5 रूल बताइए ऐसे, जो एचएनआई को अल्ट्रा एचएनआई में बदल सकते हैं? अ, सबसे पहला रूल, लर्निंग। आपको पहले राइट और कंप्लीट नॉलेज लेनी चाहिए। उसके बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए पूरी तरीके से, स्ट्रैटेजीज़ भी इम्प्लीमेंट करिए और एक चीज़ मैं फिर रिपीट करूँगा, आपको अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस ज़रूर करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो दोस्त आप फिर पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। क्योंकि आप सॉरी किसको बोलोगे अगर बाई चांस मेजर, देखिए आप एक बात तो मानते हैं कि मार्केट के अंदर मेजर करेक्शंस आ सकते हैं। भले ही वेदर इट इज़ अ म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट, बिटकॉइन, गोल्ड, आज गोल्ड बिल्कुल पीक पे है। 1,10,000 के आस-पास पहुँच चुका है। करेक्शन तो आ सकता है ना, आज नहीं तो बाद में आएगा। तो फिर आप इतनी बड़ा मूव देख चुके हो, उसके बाद सॉरी किसको बोलोगे, राइट? और सपोज़ यू आर द लीडर ऑफ योर फैमिली, तो वहाँ पर मेरे को नहीं लगता आपको किसी को सॉरी बोलना चाहिए। तो उसके लिए कुछ नहीं है, सिंपली इंश्योरेंस लो और इसका एक एडवांटेज भी है। जैसे-जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा, इंश्योरेंस भी बढ़ता रहेगा। जैसे एग्ज़ाम्पल है, अभी मान लीजिए लास्ट टू लास्ट मंथ 90,000 का गोल्ड था, फिर 1,00,000 का हुआ, उसका इंश्योरेंस कर लो, आज 1,10,000 का हुआ, तो आप पूरी तरह प्रोटेक्ट हो गए, बल्कि इससे तो आप वेल्थ अच्छी बना पाओगे। और कौन-कौन सी कंपनीज़ है जो इस तरह के पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट सॉरी इंश्योरेंस देती है? देखिए ये तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ही आपको ईज़िली मिल जाएगा, अच्छा, वहीं से मिल वहीं जाएगा। से मिल जाएगा। ये 3 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट और बचे हैं सर कोई? मैं फिर यहाँ पे यही रिकमेंड करूँगा कि फिर आप लोगों को जो अपनी जो माइंडसेट है, उसको तैयार करना चाहिए, जिससे कि आप अल्ट्रा एचएनआई लेवल्स के ईज़िली अचीव कर पाएँ और वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, दैट टू नॉलेज बेस्ड। एचएनआई का ग्रोथ माइंडसेट किस तरह का होता है सर? देखिए एचएनआई लेवल पे ना वो एक ना सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं, कि एग्ज़ाम्पल है, मेरे को 18% सीएजीआर मिल जाए, 20% सीएजीआर मिल जाए ऑन से ईयरली बेसिस।
बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे चलना चाहते हैं और वो अचीव भी कर लेते हैं, और स्पीड नहीं रखनी चाहिए। आपको क्या लगता है एचएनआई सिर्फ पैसा बचाता है और अल्ट्रा एचएनआई मल्टीप्लाई करता है? एचएनआई की थोड़ी सी स्पीड कम होती है, बट अल्ट्रा एचएनआई वेल डाइवर्सिफाइड होता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर ज्यादा अच्छे रिटर्न्स होते हैं। भाई वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहा है, अभी देखिए आजकल इक्विटी मार्केट नहीं चल रहा, तो गोल्ड बहुत अच्छा चल रहा है, तो वहां से कहीं ना कहीं जो भी आपके रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं इक्विटी मार्केट से, तो वहां से प्रोटेक्शन मिल जाता है आपको। एक एचएनआई किसी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखता है सर, और एक अल्ट्रा एचएनआई किसी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखता है? अल्ट्रा एचएनआई तो देखिए वहां पर ये देखता है कि डाइवर्सिफिकेशन उसको सबसे पहले देखना है, और उसके बाद ग्लोबल लेवल पे भी ग्रोथ देखता है अल्ट्रा एचएनआई। मगर एचएनआई अभी अर्ली स्टेज में, वो जैसे डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया पे ही उसको देखता है कि भाई कितनी ग्रोथ हो सकती है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं एचएनआई और अल्ट्रा और एचएनआई। रिस्क को कैसे ट्रीट करते हैं एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई? ये अमेजिंग क्वेश्चन है। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर इसमें डीप डाइव करूं, तो दोनों का रिस्क बिल्कुल अलग अलग है। एक मान लीजिए 5 करोड़ पे है, एक 25 या 50 करोड़ पे है। तो एचएनआईज़ ज़्यादातर अर्ली स्टेज में इक्विटी पे ही मतलब इंटरेस्ट रखते हैं इक्विटी के अंदर। तो वो तो केवल वहीं तक ही उसका प्रोटेक्शन, उसी को ही एक्सपैंड करना है, उसी में ही डाइवर्सिफिकेशन करना है। मगर अगर मैं अल्ट्रा एचएनआई के रिस्क की बात करूँ, तो सबसे पहले वो ना अपनी नॉलेज बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। एक एग्जांपल से इसको मैं और ज़्यादा एलोबरेट करता हूँ। मान के चलिए किसी ने अपनी वेल्थ जो है वो रियल एस्टेट से बनाई है। अब वो अल्ट्रा एचएनआई कैटेगरी में आ गया ना, तो वो क्या करेगा, रियल एस्टेट्स का ही बॉन्ड खरीदेगा, रियल एस्टेट की लिस्टेड कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा, और फिर उसका इंश्योरेंस भी लेता है। तो क्या होगा, अब नॉलेज बेस्ड है। नॉलेज आपको फिजिकल मार्केट की बहुत अच्छी है, आपने उसी के ही बॉन्ड्स लिए, और उसके बाद ही आपने उसकी इक्विटी की जो लिस्टेड कंपनी है, फिर आपने उसी में ही इन्वेस्टमेंट करा। तो वो नॉलेज बेस्ड ज़्यादा डिपेंडेंट है, और रादर देन किसी और पे। कर विजय सर, आप इस फील्ड में कैसे आए, मतलब आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई इसके अंदर? दोस्त मुझे 20 साल हो गए यहाँ इस इंडस्ट्री के अंदर, और आई यूज्ड टू वर्क विद अ कंपनी कॉल्ड स्पाइडर सॉफ्टवेयर। तो उन लोगों की स्टार्टिंग में ना सॉफ्टवेयर नहीं बिके, ये एक इक्विटी एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है। तो बिके ही नहीं, तो मेरे मतलब सिंस आई वाज द रीजनल हेड, तो मुझे तो रिपोर्ट कर रहे हैं कि सर सेल्स तो हो नहीं रहा। तो देन दे ट्रेन्ड मी, कि उन्होंने मुझे पूरा ट्रेनिंग दिया, कैसे एनालिसिस करते हैं इक्विटी मार्केट का और वो सारी चीज़ें। देन वी आफ्टर लर्निंग आई स्टार्टेड टीचिंग। तो मैंने लोगों को अवेयरनेस कैंप लगाए, हम लोगों ने वर्कशॉप्स करे, सेमिनार्स करे, काफ़ी कुछ करा। और उसके बाद फिर धीरे-धीरे अर्ली स्टेज में ना सिर्फ़ बड़े लोग ही इक्विटी मार्केट में बड़ा पैसा लगाते थे। जैसे मैं 2005, 6, 7, 8 की बात करूँ तो। वहाँ पर ज़्यादातर, जैसे दिल्ली में मैं बताऊँ, तो उस वक़्त टेक मतलब जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो केवल 2-3 लोग ही यूज़ करते थे दिल्ली में। अब यार देखिए 2005 में क्या सिनेरियो था, और आज की डेट में तो लाखों लोग यूज़ करते हैं। तो उस स्टेज में ही उन लोगों को उस लेवल की नॉलेज थी। तो मैं एचएनआई से जुड़ता चला गया, और 2016 के बाद तो मैंने सब अपनी जॉब वॉब सब छोड़ दी थी, और उसके बाद मैं केवल एचएनआई को ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ। 2016 के बाद? जी। वाह! सर मतलब इस फील्ड में तो सबसे बड़ा लर्निंग क्या रहा आपकी इस फील्ड में, मतलब टोटल मिला के? अब पेशेंस होता है एचएनआईज़ में। पहले एक बार सोचने और समझने के बाद डिसीजन लेते हैं। बड़ा डिसीजन लेते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इंश्योरेंस के साथ करते हैं, और फिर पेशेंस के साथ वेट करते हैं। किसी अल्ट्रा एचएनआई की कोई स्टोरी आपको याद हो, सुनाना चाहोगे सर? एक मेरे स्टूडेंट हैं मिस्टर अरोड़ा, जीके 2 में रहते हैं दिल्ली के अंदर। इनका ना डिसीजन लेने का तरीका लर्निंग के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। मैं उसका इनको आपको कुछ एक एग्ज़ाम्पल भी बताता हूँ। इनको ना अभी कुछ कुछ साल पहले ना एक सेक्टर में बड़ा पैसा डालना था, काफ़ी अपील इमर्जिंग सेक्टर था, काफ़ी अपील कर रहा था सेक्टर। तो डिस्कशन हुआ, फिर इनको लगा कि यार इसको तो छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने क्या करा, एक बड़ा स्मार्ट डिसीजन लिया, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ अभी, कि उनके पास ना करीब 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसमें से 5 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कमर्शियल हैं, और सारी रेंट आउट कर रखी है। थोड़ा टेक्निकल डीप डाइव भी करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उसका एलआरडी कर दिया, क्योंकि उसका साल का करीब 1 करोड़ रुपए का रेंट आता था। तो 10 साल का 10 करोड़ का। अब वो क्या होता है कि सब जगह इन्वेस्टमेंट इतना कर रखा है, तो इतना उनके पास कैश नहीं होता। तो उन्होंने क्या करा कि वो जो रेंट आएगा ना 10 साल में, उसको बैंक के साथ आज ही डिस्काउंट कर लिया। 10 करोड़ रुपए आना था 10 साल में, उन्होंने 8 करोड़ रुपए आज ही ले लिए बैंक से? बैंक से। तो 8-9 करोड़ के आसपास ले लिया था। तो वो बैंक ने कहा भाई ठीक है, बाकी का डिफरेंस जो होगा वो हम रख लेंगे। तो 8-9 करोड़ रुपए आज मिल गए। उन्होंने वो 8-9 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करा इक्विटी मार्केट में। आज वो सेक्टर्स कम से कम 4-5 गुना है।
वाह! तो बैंक कैसे देता है, मतलब जैसे बैंक बैंक के साथ इसको ना तरीके LRD बोलते हैं, लीज रेंट डिस्काउंट। अगर आपके पास कोई जुडिशरी एग्रीमेंट है 10 साल के लिए, लीज एग्रीमेंट, जो आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रखी है, तो उस केस के अंदर आपको बैंक उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट में वो पैसा एडवांस में दे देगा। जो आपको 10 साल में आना है ना, मान लीजिए आपको 10 करोड़ रुपए आना है, तो 8, साढ़े 8 करोड़, 9 करोड़ रुपए, जिस वही तरीके से आप नेगोशिएट करेंगे, तो बैंक टू बैंक चीजें वेरी करती है, वो आपको मिल जाएगा एडवांस। आपने उसको आज ही इन्वेस्ट कर दिया और फिर उसकी जो स्पीड आई, उससे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स ये आए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ही होता है सिर्फ? ज़्यादातर, क्योंकि आपका टिकट साइज़ बड़ा होता है, फिर उसके अंदर जुडिशरी एग्रीमेंट होता है, तो इन चीज़ों का फिर एडवांटेज होता है, बैंक ये सारी चीज़ें रिव्यू करता है। तो ये स्ट्रैटेजीज़ हैं सारी, जो मैंने कहा ना, अल्ट्रा एचएनआई सेकंड लेवल पे सोचता है और इसीलिए वो फिर आगे बहुत जल्दी बढ़ जाता है। हाँ, तभी ऐसा बोला जाता है कि बैंक में अगर आपका पैसा करोड़ रुपए पड़ा है और बैंक डूब गया तो 5 लाख ही मिलेगा, करेक्ट। बट उनको तो मिल जाएगा। राइट, क्योंकि प्रॉपर्टी भी है। अब इसके अंदर ना एक ब्यूटी समझिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ रही है। यहाँ पे आपको ये पैसा जो 8 करोड़ रुपए आपने लिए है ना, वो रिटर्न नहीं करना किसी को। ये इसका बेस्ट पार्ट है। और जो इक्विटी ग्रो करी, वो भी करी, और देखिए लर्निंग के बाद वो इसका भी इंश्योरेंस कर लेता है। 8 करोड़ का इक्विटी लिया या 9 करोड़ का, उसका भी इंश्योरेंस कर लिया। तो क्योंकि वो 8 करोड़ भी नहीं छोड़ रहा वो, तो आप तो फिर बनोगे ही ना अल्ट्रा एचएनआई, या उस नेक्स्ट लेवल पे जाओगे ही जाओगे। वाह! एक और कोई स्टोरी अगर बताओ, ये तो बहुत शानदार चीज़ बताई आपने आज। मैं आपको एक बार ना, मैं इंश्योरेंस में डीप डाइव करता हूँ आपके साथ, और फिर बताता हूँ कैसे ये आपको चांस देता है कि कैसे एक बंदा अल्ट्रा एचएनआई बन सकता है यूजिंग इंश्योरेंस। जैसे एक आम आदमी है, वो तो बेचारे अपना हेल्थ के लिए इंश्योरेंस कराता है, जी। और यहाँ देखा जाता है तो अल्ट्रा एचएनआई अपने वेल्थ के लिए इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई स्टोरी है आपके पास सर? स्टोरी भी है, केस स्टडी भी है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो एक हमारे क्लाइंट हैं, अब वो कैसे अल्ट्रा एचएनआई बने, एचएनआई थे, अब वो कैसे अल्ट्रा एचएनआई बने, उनके बारे में कितना बताता हूँ। पैसा था उनके पास एचएनआई में थे जब? देखो, उन्होंने इन्वेस्ट तो करा होगा करीब 3-4 करोड़ रुपया। अब वो विद टाइम 10 करोड़ हो गया, तो उसमें तो ठीक है, मार्केट ने अपने नॉर्मल रिटर्न्स दिए थे। मगर यहाँ पे जो इंश्योरेंस से वो अल्ट्रा एचएनआई बने, उस पे एक डीप डाइव करते हैं। तो धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहे और वो 10 करोड़ तक पहुँच गए विद टाइम। अब क्या हुआ कि फिर मार्केट के अंदर करेक्शन आ गया, 2020 वाला। अब 10 करोड़ का पोर्टफोलियो अप्रॉक्सिमेटली रह गया था 5.5 करोड़ रुपए के आसपास, तो 4.5 करोड़ का लॉस हो रहा है आपको। अब देखिए, या 50% के आसपास लॉस हो रहा है, तो किसी को भी बोलोगे ना भाई 50% का लॉस है, तो वो घबरा जाएगा। भाई 10 करोड़ की वैल्यू आज 5 ही करोड़ हो गई, 5, 5.5 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर इंश्योरेंस ने उनको अप्रॉक्सिमेटली 4 करोड़ रुपए रिटर्न दे दिए। 5 करोड़ का पोर्टफोलियो रह गया, 5.5 करोड़ का, और 4 करोड़ रुपए आपको मिल गए। तो 5.5 करोड़ प्लस 4 करोड़, अब आप इस 4 करोड़ से क्या करोगे जो कैश मिला है? उन्होंने रीइन्वेस्ट कर दिया। ये स्ट्रैटेजी है। अब जब मार्केट में सेल लगी हुई है, शेयर्स अपने 1/3 रेट पे हैं, 60% करेक्शन में है, तो आपने इतना बड़ा अमाउंट डिप्लॉय कर दिया, जो कि करीब 4 करोड़ रुपए था। 4 करोड़ की इक्विटी खरीद ली, 5.5 करोड़ का पहले पोर्टफोलियो था, 9.5 करोड़। अब वहां से स्टॉक्स कम से कम 4 गुना हो गए। 9.5 9.5 करोड़ इंटू 4 गुना, अप्रॉक्सिमेटली आप 35-40 करोड़ के बीच में पहुंच गए विद इन 4 इयर्स। और इसमें एक ब्यूटी बताऊं, इस 4.5 करोड़ को डिप्लॉय करने के लिए आपने कोई एफडी ब्रेक नहीं करी, कोई गोल्ड नहीं बेचा, कोई प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं करी, अपने बिजनेस से कैश नहीं निकाला, और बेस्ट पार्ट है, आप फिर भी एचएनआई बन गए, क्योंकि आपने एक स्ट्रैटेजिकली हर महीने अपना इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस ले रखा था। मार्केट में करेक्शन आ गई, आपको मौका मिल गया। इसलिए मैं कहता हूं, एचएनआईज हमेशा ना सारी तैयारी करके रखते हैं, और मौका उनके पास जरूर आता है। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, लूज बॉल आएगी, मगर आप ना हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश मत करो। जब लूज बॉल आएगी, फिर छोड़ो मत, तो मौका आएगा। उनके पास मौका आया। आज की डेट में मेरे हिसाब से 40 प्लस है पोर्टफोलियो, और 4 साल पहले आई थिंक दैट वाज क्लोज टू 10 सिर्फ करोड़। एक चीज़ भी क्या समझा दो, मान लो किसी ने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया कहीं पे और 50% रह गया, तो जो मार्केट का करेक्शन आया, तो जो इंश्योरेंस है वो कब किस केस में मिलता है मतलब? भाई मैं फिर बताता हूँ, 10 करोड़ का वैल्यू आज मान लीजिए, तो वो कोई डिसाइड होता है कि भाई कि 50% होगा तब आपको इंश्योरेंस नहीं मिल नहीं, जाता है? आपके वो आपका राइट है। आप उसको मान लीजिए 8 करोड़ रह गया, 2 करोड़ का लॉस हो रहा है, तो आपको 1 करोड़ मिलेगा। 3 करोड़ का लॉस हो रहा है, तो आपको 2 करोड़ मिलेगा। 4 करोड़ का लॉस हो रहा है, 3 करोड़ मिलेगा, 5 करोड़। तो बैंक आपको वो जो इंश्योरेंस कंपनी वो आपको ट्रांसफर कर देती है पैसा? वो आपके हाथ में, जिस दिन आप बटन दबा दोगे, उसी अगले दिन पैसे आ जाएंगे, अगले दिन। और यहाँ पे किसी को फोन नहीं करना। जैसे कार इंश्योरेंस के लिए तो आपको बोलना पड़ता है ये एक्सीडेंट हो गया, वो कुछ नहीं बोलना, बस आपने बटन दबाया, अगले दिन आपके पास कैश आ जाएगा। दैट्स इट। अच्छा, एचएनआई से अल्ट्रा एचएनआई बनने की एक की बता दो आप,
तो देखिए हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आपको स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने हैं जो आपने अपने लर्निंग्स में लिए हैं, और उसके बाद उसको विदाउट एनी इमोशंस इंप्लीमेंट करना है। आपके इमोशंस बीच में आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास अपना भी तो एक इंस्टिंक्ट है, वो बीच में आ सकता है। तो आपको पूरी तरीके से उसको साइडलाइन करना है और रूल्स को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना ही है। अगर आपको बोला गया हर महीने अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का, म्यूचुअल फंड का, बिटकॉइंस का, गोल्ड का इंश्योरेंस करना है, तो फिर करना है, तो आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब मार्केट में करेक्शंस आएंगे या किसी भी एसेट क्लास में करेक्शन आएगा, तो आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं और एक बड़ा आपको जैकपॉट लग सकता है उस वक्त। और ये कहावत सही है कि एक बिजनेसमैन को इमोशनल लेस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए दोस्त, तभी पैसा बनेगा। तब पैसा बना सकते हो। इमोशंस घर के लिए हैं, बिजनेस के लिए नहीं है। एक सवाल का और जवाब दीजिए कि जैसे ज़्यादातर पैसे वाले एचएनआई वो टियर 2 टियर 3 सिटी में भी है, पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको कैसे आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं आप? देखिए, मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है कि मुझे ऐसा लगता है टियर 2 सिटीज़ में एचएनआईज़ ज़्यादा हैं। अब होता क्या है कि उन लोगों ने जो लेगेसी बिल्डअप करी है या ये कॉर्पस जो बनाया है, उन्होंने ना एक फैमिली बिज़नेस को, जैसे फादर, ग्रैंडफ़ादर, फादर और फिर बच्चों ने उसको आगे बढ़ाया है। अब वो नई जगह ना कहीं पैसा नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उनको डर लगता है। उसका एक रीज़न ये है कि उनको ना वो फैमिली बिज़नेस की तो पूरी नो कोर नॉलेज है, मगर कोई नई जगह पैसा लगाने में उनको डर लगता है। तो मेरा उनके लिए एडवाइस ये है कि आप ना इक्विटी मार्केट के थ्रू नए-नए बिज़नेसेस को रिव्यू करें, नॉलेज पहले लें, उसके बाद उनमें इन्वेस्टमेंट करें, और इंश्योरेंस आपको बचा लेगा। कारण ये है कि आपको डर क्या है कि मेरा पैसा ना डूब जाए। अगर आपने अच्छा बिज़नेस पिक करा है और अगर आपने उसका इंश्योरेंस के साथ पिक करा है, तो वो आपको बचा लेगा। तो टियर 2 सिटीज़ में जितने भी एचएनआईज़ हैं, मैं उनका यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों अपना डर कम कर सकते हैं, नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद इंश्योरेंस के साथ करें, तो आप भी अल्ट्रा एचएनआई कैटेगरी में आ सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो थैंक यू। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग एचएनआई पे पॉडकास्ट किया है, अल्ट्रा एचएनआई का माइंडसेट समझा है। और आई होप कि हम एक सेकंड पॉडकास्ट जरूर करेंगे, और मैं तो ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ। और मैं क्यों करना चाहता हूँ आपके साथ पॉडकास्ट, क्योंकि जो आपके पास स्टोरी है एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई की, वो शायद ही किसी के पास होगी। तो प्लीज़ अपन एक सेकंड पॉडकास्ट और बनाते हैं, और जिंदा ने प्यार दिया तो 100% बनाएंगे। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर।